किसी क्लाइंट की मैं रिटर्न बना रहा था तो उसने कहा सूर्या की यार एक बात बता, इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ। मैंने कहा सर टैक्स सेविंग करनी है, आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, पीपीएफ खरीद सकते हैं। कह रहा हाँ ये सब तो ठीक है यार, ये सब तो तू कराता ही है मेरा, अब क्या और क्या करूँ, प्रॉपर्टी भी है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ विवेक आई डिडंट हैव एन आंसर। होता क्या इन्वेस्टमेंट्स बियॉन्ड अ पॉइंट एंड वी थॉट हमने सीए कर लिया विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बट नाउ इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन इन एवरी फील्ड। Hello and welcome to this edition of Simple Hai. I'm Vivek Law. Joining me today is one of India's most experienced, respected and successful financial planner, Surya Bhatia. One of the first in India to become a certified financial planner. लेकिन सूर्या एक बात आपसे हमेशा मैं पूछना चाहता था, लेकिन आज शायद पूछ लेता हूँ कि आपने हमारे जनरेशन में जब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता था तो बहुत बड़ी चीज़ होती थी, आज भी बड़ी है लेकिन तब तो और भी बड़ी थी। आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर की और उसके बाद 25 साल पहले जब भारत में कोई फाइनेंशियल प्लानर या सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की इतनी कोई बात भी नहीं करता था, तब तक केबीसी पे ये नाम नहीं आया था, आपने ये रास्ता चुना, क्यों चुना? बड़ा इंटरेस्टिंग है विवेक ये वाला सवाल आपका। मैं आपको एक्चुअली एक इंसिडेंट बताता हूँ जिस कारण से मैं इस प्रोफेशन में आया, और आई थिंक हमने कभी आपस में बात भी नहीं करी है। बहुत बार आपको इंटरव्यू किया लेकिन ये सवाल पूछने से हमेशा चूक जाता था। तो जब मैंने सीए करी, आई वाज प्रैक्टिसिंग, किसी क्लाइंट की मैं रिटर्न बना रहा था। ही वाज अ क्वाइट अ सीनियर पर्सन इन द इंडस्ट्री। तो वो मेरे पास बैठा था, रिटर्न बन रही थी उसकी, तो उसने कहा सूर्या की यार एक बात बता, इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ। मैंने कहा सर टैक्स सेविंग करनी है, आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, पीपीएफ खरीद सकते हैं, बॉन्ड्स अवेलेबल हैं। तब इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स मिलते थे 80cc/D के अंदर, सेक्शन तब होता था ये वाला। कह रहा हाँ ये सब तो ठीक है यार, ये सब तो तू कराता ही है मेरा, अब क्या और क्या करूँ, प्रॉपर्टी भी है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ विवेक आई डिडंट हैव एन आंसर, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि होता क्या इन्वेस्टमेंट्स बियॉन्ड अ पॉइंट एंड वी थॉट हमने सीए कर लिया विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बट नाउ इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन इन एवरी फील्ड। सो दैट मेड मी थिंक कि बॉस, डू वी नीड टू डू समथिंग डिफरेंट नाउ, और इज द वे फॉरवर्ड, और इज दिस द वे फॉरवर्ड? एंड स्लोली एंड स्टेडीली एज टाइम्स टर्न्ड, थोड़ा सा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, एंड देन ग्रेजुअली वी जस्ट एंडेड अप मूविंग इनटू दैट डायरेक्शन। लेकिन मुश्किल तो तब भी रहा होगा, बहुत इंटरनली परिवार से बहुत प्रेशर आया होगा कि बेटा आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर ली, अब छोड़ के आप फाइनेंशियल प्लानर बनना चाहते हैं। प्लस उस वक़्त इतनी ज़्यादा वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स भी नहीं थी, आपने अपने खुद का एक प्रैक्टिस शुरू किया एज अ फाइनेंशियल प्लानर, तो वो भी एक आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी भी वहीं से शुरू हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुश्किल तो रही होगी उस वक़्त? मुश्किल इतनी नहीं रही विवेक, क्योंकि वी ऑलवेज हैव दैट इंक्लिनेशन एंड दैट बिलीफ कि 1% और अ परसेंटाइल इफ़ इट डजंट वर्क इन एनी वे, हम वापस इसमें आ सकते हैं। और कभी भी हमने अपना जो सीए का वर्टिकल था वो बंद नहीं किया। देखिए थोड़ी सी मुश्किलें तो आप जो भी काम शुरू करेंगे, अगर आप अपनी सीए की प्रैक्टिस भी शुरू करते हैं, आपको अपने क्लाइंट्स एक्वायर करने पड़ेंगे, उनको मेंटेन करना पड़ेगा, उनको सस्टेन करना पड़ेगा। तो उस काम के अंदर भी जो एक एस्टैब्लिश्ड माना जाता है कि सीए एक एस्टैब्लिश्ड एक प्रैक्टिस आप बना सकते हैं, उसमें भी आपको शुरू में मुश्किलें तो आएंगी। तो इसमें बिल्कुल मुश्किलें आई, बट आपको हमेशा ये पता था और एक कॉन्फिडेंस था कि अगर ये काम नहीं चल पाता भाई किसी भी कारण से, तो यू हैड अ फॉल बैक ऑप्शन कि आप हमेशा अपनी सीए की प्रैक्टिस में जा सकते हैं। तो एक उसका थोड़ा सा एडवांटेज मैं कहूँगा कि ज़रूर था हमारे पास। आपकी वाइफ ने भी आपको बहुत सपोर्ट किया? पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया। तो वाइफ की बात करें, पेरेंट्स की बात करें, सो दैट वाज एडवांटेज आई हैड। पहले कुछ साल में तो शायद उतने रेवेन्यू या इनकम नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू के 3-4 साल दिस ऑलवेज अ प्रेशर, और तब इस इंडस्ट्री के अंदर इतना स्कोप भी नहीं था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। धीरे धीरे द बिजनेस स्टार्टेड टू ग्रो, द इंडस्ट्री स्टार्टेड टू एक्सपैंड, इंडस्ट्री धीरे धीरे बड़ी होने लग गई, एंड देन अब तो गॉड हैज़ बीन बहुत काइंड। अच्छी खासी बड़ी भी हो गई इंडस्ट्री, आप भी बड़े हो गए।
The industry has grown quite a lot, which is very good. आपसे एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि जब भी किसी बड़े म्यूचुअल फंड सीईओज वगैरह के इंटरव्यू करता हूँ तो वो कहते हैं कि इन्वेस्टर बदल गया है लेकिन आपको मैं बहुत कतराता हूँ जिस दिन मार्केट गिरी हो आपको फ़ोन करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है उस दिन आपका फ़ोन बजता ही रहता है, या किसी दिन बहुत मार्केट बढ़ गई तब भी मैं कतराता हूँ आपको फ़ोन करने में, क्योंकि तब भी आप बहुत बिजी रहते हैं। इनकम टैक्स की डेडलाइन के 1-2 दिन पहले तो बिल्कुल डर ही जाता हूँ आपको कॉल करने में, क्योंकि आप बहुत बिजी रहते हैं। तो जब लोग कहते हैं कि इन्वेस्टर्स बदल गए, तो क्योंकि आप एक बहुत ही इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल प्लानर हैं, आप बताइए क्या वाकई लोग बदले हैं कि आज भी अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से बाज़ार में वॉलेटिलिटी का एक 2-3 दिन का दौर आया। बिल्कुल। और उस दिन उन 3 दिन में मेरी हिम्मत ही नहीं हुई आपको बुलाने के लिए भी इस इंटरव्यू के लिए। तो ये बताइए कि क्या हम वाकई बदले हैं? देखिए, बदलाव तो एक संसार का नियम बोलते हैं, तो वो आएगा और आना भी चाहिए। आपको देखना है कि आप उस बदलाव से कैसे कोप कर पाते हैं। जो एक नेगेटिव अगर मैं बात करूं शुरुआत से, कि जो हमने देखा है पिछले 20 साल की जर्नी में, जो चेंज आया है इन्वेस्टर के अंदर, वो है एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का। उनको और कुछ 2 साल से खास करके, और या मैं बोलूं कि कोविड के बाद से खास करके, ये काफ़ी चलन देखा गया है कि सबको लगता है, या तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको फोमो इफेक्ट बोलते हैं, ये पहले वर्ड कभी था ही नहीं, मैंने तो कभी सुना नहीं था वर्ड ये वाला पहले। अब सबकी ज़बान पे यही वर्ड है। और ग्रेटिफिकेशन जिसकी मैंने बात करी, अब सब चाहते हैं कि मेरा पैसा कितनी जल्दी बढ़ सकता है, उसके लिए जो करना पड़े मैं करूँगा, विच इज़ नॉट राइट। और अभी तक क्या हो रहा है, अगर हम आज की बात करें, मार्केट्स इस बात को सपोर्ट भी कर रही है। पिछले 12 महीने से 15 महीने की बात करते हैं, कुछ मार्केट्स के अंदर डाउनवर्ड मूवमेंट्स आती हैं, बट अगले ही हफ्ते 10-15 दिन के अंदर वो कवर हो जाती है और आप एक नया लेवल देखते हैं मार्केट्स का, जो कि अब आज भी यही देख रहे हैं। वो कब तक आप देखेंगे ये किसी को नहीं पता, बट सब यही चाहते हैं कि मेरी जो राशि है, मेरा जो अमाउंट है निवेश का, वो कितनी जल्दी बढ़ सकता है। और इस कारण से आपके जो सारे प्रिंसिपल्स हैं इन्वेस्टमेंट के, वो धराशायी हो जाते हैं। जो आप बोलते हैं एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, रिस्क प्रोफाइल की बात करते हैं, रिस्क टॉलरेंस की बात करते हैं, अपने गोल सेटिंग की बात करते हैं, वो तो कोई बात करना ही नहीं चाहता। और अगर आप ये काउंटर करते हैं, एक मैं काफ़ी जेनरिक बता रहा हूँ आपको, आप काउंटर करते हैं अगर कि नहीं आप अपने इन सारे पैरामीटर्स को लेकर चलिए, तो एक आंसर जो सुनने को मिलता है विवेक, वो ये है, और काफ़ी कॉमन आंसर है सबके लिए ये, कि हमारा ये वाला पैसा तो लंबे समय के लिए है। मतलब उनको पता है ये वाली बात कि जो निवेश कर रहे हैं लंबे समय के लिए करेंगे तो हमको पैसा बनाकर देके जाएगा। बट उस 2 साल के जो इन्वेस्टर्स हैं, अभी अगर आप डेटा भी सारे चेक करें, जो भी आपके डीमैट अकाउंट्स के अंदर जो ग्रोथ आई है, वो पिछले 24 महीने में आई है आपकी, या कोविड के बाद, वही वाली बात, कोविड के बाद से शुरुआत हुई है आपकी, जब मार्केट की आपकी एक अपसाइड की वेव शुरू हुई है। इस निवेशक ने, ये जो नया निवेशक है, इसने अभी तक मार्केट में करेक्शन नहीं देखी है। इसको नहीं पता पोर्टफोलियो में जब रेड नंबर्स दिखते हैं तो वो कैसे दिखते हैं। हमें ये डर लगता है कि जब इन्वेस्टर कॉन्टिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम के लिए नेगेटिव ग्रोथ देखेगा, तब उसका रिएक्शन क्या होगा। क्या इस बात पे वो अटल रहेगा कि मेरा पोर्टफोलियो तो लंबे समय का है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देन व्हाट आई ऑलवेज से, then you will come to know the difference between the men and the boys. This time will tell. जो यंग पीढ़ी है, जो यंग लोग हैं, वो किस तरह से आपके मुताबिक अलग सोचते हैं? जो नेगेटिव साइड है वो ये है कि बाय नाउ पे लेटर, जो आपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहा। दूसरी तरफ एक ज़्यादा इन्फॉर्म्ड जेनरेशन है, जो यंग लोग हैं आज के 20-25 साल के, इन्वेस्ट भी कर चुके हैं, लेकिन
शायद हर जनरेशन में ट्रेडर्स रहे हैं, रहेंगे, इस जनरेशन में भी बिल्कुल। कुछ आएंगे, ट्रेडिंग करेंगे, क्रिप्टो करेंगे, कुछ पैसे हारेंगे फिर आएंगे। लेकिन क्या आप इनमें, इनके रवैये में कुछ बदलाव देखते हैं? क्योंकि कई मैं देखता हूँ जो जानते हैं, समझते हैं, लेकिन सोचते यही है कि मैं अभी बहुत यंग हूँ, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, मेरी ईएमआई चल रही हैं, कई चीज़ें खरीद ली मैंने, पहला गैजेट ले लिया, गाड़ी ले ली, और मैं जब समय आएगा तब इन्वेस्ट करूँगी, अभी नहीं करूँगी। क्या आप मानते हैं, ऐसा दिखता है आपको? बिल्कुल विवेक, अभी कुछ दिन पहले की मैं आपको बात बताता हूँ। किसी क्लाइंट के साथ हम बैठे हुए थे और यही जनरली चिट चैट चल रही थी, बातचीत चल रही थी। तो उनको मैंने, उनके बेटे ने कि नई नई नौकरी लगी थी, अच्छी नौकरी लगी थी, पहली उसकी नीड थी कि मुझे गाड़ी खरीदनी है। जितनी मेरी सैलरी थी उतने की इक्विवेलेंट 70 to 80% की मेरी ईएमआई थी, क्योंकि वो ये मानकर बेटे की क्योंकि वो ये मानकर चल रहा था कि बाकी सब तो मेरे फैमिली देख ही लेगी, एंड दे आर वेल टू डू फैमिली, कि बाकी सब तो मेरी फैमिली देख ही लेगी। तो ये मेरी सोच है। दूसरी बात, अगर आप कोई भी वीकेंड का या वीकडे का पेपर, मोर वीकेंड के पेपर उठाकर देखें, ये जो सारे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हैं आजकल के, ये मैंने 3 दिन पहले अभी नोट किया और मैं काफ़ी देर से इसको जस्ट आई बीन सीइंग दैट एज अ ट्रेंड। या आप एड्स भी देखते हैं, अब काफ़ी प्रोडक्ट्स के अंदर आपको उसकी प्राइस नहीं लिखी हुई मिलती, और क्या दिखता है आपको? ईएमआई की अमाउंट, कितने समय के लिए देने हैं उसका नंबर, 24 महीने 5,000 रुपये की किश्त। मुझे तो आपने अमाउंट ही नहीं बताई, कितने का वो एसी है, कितने का वो फ्रिज है, कितने का वो मेरा आईफोन है। आपने सिर्फ ये बताया 5,000 महीने का दीजिए, अगले 10, 12, 15, 24 महीने का जो भी आपका प्रोडक्ट है, और वो चीज़ आपकी, और 0% इंटरेस्ट, और 0% इंटरेस्ट। तो आपने तो ये मुझे बताया ही नहीं कि वो 50,000 का है, 1 लाख का है, 2 लाख का है, आप सिर्फ ईएमआई बता रहे हैं। और ये एक कंपनी नहीं है, काफ़ी लोग इस तरह, सारे लोग ऐसे हैं। सो दिस इज अ टोटली पैराडाइम शिफ्ट जो आप देख रहे हैं आज की इंडस्ट्री के अंदर, एंड आई डोंट थिंक इट्स अ गुड साइन। जो कि आपने भी बात छेड़ी कि ईएमआई, यू डू नॉट नो हाउ मच यू हैव, यू जस्ट वांट टू लिव टुडेज लाइफ। और दिस इज व्हेन यू आर बाइंग समथिंग जो कि एक डिप्रिशिएटिंग एसेट क्लास है, चाहे वो गाड़ी हो या कोई भी आपके वाइट गुड्स हो, सब आपके डिप्रिशिएटिंग एसेट है। आप स्टोर से बाहर जाते हैं, उसकी वैल्यू 50% कम हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू बाय। और उसके लिए मैं ईएमआई ले रहा हूं, सपोजिटली इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा, सपोजिटली, और दैट्स व्हाट आई एम मेड टू बिलीव, एंड दैट इज व्हाट लाइफ इज टुडे। तो इस केस के अंदर मुझे जो वो यंग जनरेशन है, हम जब उनसे मिलते हैं, काफ़ी हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं बोलते हैं कि आप हमारे बच्चों से मिलिए, उनको बताइए, समझाइए। वी हैव टू टॉक इन देयर लैंग्वेज। उनको अगर मैं समझाऊं रिटायरमेंट प्लानिंग, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। छोटे गोल से बात करनी पड़ेगी और आपको उनकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। वो क्या लैंग्वेज है? आपको ये देखना है कि वो एज अ निवेशक, अगर वो इन्वेस्टर के तौर पे आप उससे मिलते हैं, वो क्या चाहता है, उसका शौक क्या है। सो टॉक टू हिम द वे व्हाट ही वांट्स टू लिसन टू स्टार्ट विथ, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो आपका उसके साथ, और धीरे धीरे आप उसको अपनी डायरेक्शन में लेकर चलिए। ये आपका स्किल सेट है। कैन ही फॉलो यू? क्योंकि वो तो आपको फॉलो करेगा नहीं शुरुआत से, शुरू में आपको फॉलो करना पड़ेगा, बट बाद में गियर्स बदल के यू हैव टू इंश्योर द टाइट टर्न्स एंड ही इज फॉलोइंग यू। तो हम तो जिंदगी भर यही करते आए हैं सूर्या, यही बोलते रहे हैं कि आप कैसे 20 साल में, 25 साल में करोड़ों कमा सकते हैं। सिंपल 2,000 रुपये डाल दीजिए, 1,000 रुपये डाल दीजिए, 500 रुपये डाल दीजिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसका। क्योंकि फर्क क्या है विवेक इसके अंदर? फर्क ये है क्योंकि आपने उसको ये बोला 20 साल के लिए डालो, उसको 20 साल नहीं समझ में आता। आप 2 साल बताइए, 1 साल बताइए, तो कोई तरीका समझ है में आ 1 जाता साल है। में अमीर बनने का? बिल्कुल नहीं है। हमने ये तो बोला ही नहीं कि इसको अमीर बना रहे हैं।
हम उसको ये बोल रहे हैं कि आप 2 साल में जो आपकी शॉर्ट टर्म नीड है, आपने अगर फोन खरीदना है तो आप वो खरीद सकते हैं। थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा गोल को अपने, या जो भी नीड है आपकी। गोल वर्ड भी बड़ा भारी लगता है उनको। ये सही कहा आपने, गोल एक भारी भरकम है वर्ड ये वाला। लेकिन तकलीफ ये भी सामने आ रही है, जो अभी हाल में एक डेटा देख रहा था मैं सूर्या के, कई लोग, यंग लोग SIP शुरू कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा 2 साल हो गए, साल हो गया, लगा थोड़ी बढ़त आई, अब मैं मोबाइल फ़ोन ले सकती हूँ, तो बेच दी SIP करके ले लिया। तो इससे भी तो वो कंपाउंडिंग जिसका हम इफेक्ट बात करते बताते हैं, रहते हैं, वो नहीं होता। वो नहीं हो पाता। और 2 साल में वो क्यों बेच पाए? क्योंकि 2 साल मेरे को मार्केट ने सपोर्ट किया है। इट इज मोर बाय लक देन बाय चॉइस। कि आप एक बुल रन के टाइम में आए और अभी तक एक आध दिन में शायद मार्केट गिरी हो, लेकिन ओवरऑल ओवरऑल आज कई भी बार हम मार्केट गिरी है, बट जो डाउनफॉल की एक्सटेंट है वो आपकी अगले 10 दिन में कवर हो जाती है और एक नया हाई अब मार्केट में देख रहे हैं। कब तक सस्टेनेबल है, इट्स एवरीवन्स गेस। एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ। कई लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है इन्वेस्टिंग है, कि मैंने एक SIP शुरू कर दी तो मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने एक PPF अकाउंट शुरू कर दिया, मैंने सब कुछ कर लिया। कई लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग ही फाइनेंशियल प्लानिंग है, लेकिन एक फाइनेंशियल प्लानर की हैसियत से, जो मैंने आपसे सुना है कई सालों से जब बातचीत हमारी हुई है, कि इसके बहुत अलग अलग किस्म के डायमेंशंस हैं, उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, SIP की बात करें या हम एक लमसम की बात करें, जो भी माध्यम है आपका सेविंग करने का, निवेश करने का, वो एक बाय प्रोडक्ट है आपकी नीड्स के ऊपर, आपकी गोल्स के ऊपर। निवेशक को आज की डेट में ये लगता है कि अगर मैंने SIP कर लिया मेरा काम खत्म। और वो जो SIP जा रही है वो कहाँ जा रही है? आप देखते क्या हैं? आप ऑनलाइन अकाउंट पे जाते हैं, आपने जहाँ से भी करते हैं, बैंक से करते हैं, कोई एडवाइज़र है या कोई आपकी ऑनलाइन की ऐप है, आप वो सारी साइट्स आपको दिखाती हैं टॉप 5 परफॉर्मिंग स्कीम्स, जो कि पिछले कुछ सालों में आप स्मॉल कैप देखेंगे या कुछ सेक्टोरल फंड देखेंगे या थीमेटिक फंड देखेंगे, आपको लगता है हाँ पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल बहुत अच्छा है, इसमें आप SIP शुरू कर दीजिए। मार्केट इसको सपोर्ट भी कर रही है आज की डेट में। आप चाहते हैं कि वो पैसा मैं 1 साल में, 2 साल में निकाल लूँ, क्योंकि रिटर्न तो बड़ी अच्छी है, कोई गाइड करने वाला तो आपके पास है ही नहीं, तो आपने टिक ऑन द बॉक्स, मैंने बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर मैंने निवेश करना शुरू कर दिया, रिटर्न भी आ रही है, और आपकी जो थॉट प्रोसेस थी वो भी वैलिडेट हो गई, क्योंकि एक्चुअली रिटर्न आई आपके पास। तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो आप बिलीव करते हैं, मुझे तो सब पता है, दैट थॉट प्रोसेस विच इज करेंटली बीइंग वैलिडेटेड इज नॉट राइट। कल दोबारा जब आप निवेश करने आएंगे मार्केट के अंदर, इसी सोच से आएंगे, वैसे ही निवेश करेंगे, क्या तब मार्केट आपको सपोर्ट करेगी? क्या आपने अपने गोल्स का वैलिडेशन किया? क्या आपने देखा कि जो मेरा रिस्क प्रोफाइल है, क्या उसको मैंने सेटिस्फाई किया? क्या आपने अपना इमरजेंसी कॉर्पस बनाया? किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि वो कहते हैं अगले महीने की तनख्वाह तो फिर आएगी मेरे पास। और इससे कोविड के टाइम में थोड़ी समझ आई सबको कि किस तरह से ऐसी नौकरियां चली गई, बट साथ ही और में इमरजेंसी कॉर्पस था नहीं, बट काफ़ी मेमोरी मायोपिक होती है आपकी, भूल जाते हैं। क्या आज की डेट में यही निवेशक आपके पास शॉर्ट टर्म कॉर्पस मेंटेन कर रहा है? और अगर कर रहा है तो कहां कर रहा है? आप इक्विटी फंड्स के अंदर या शेयर्स के अंदर तो शॉर्ट टर्म कॉर्पस नहीं क्रिएट कर सकते, ना ही करना चाहिए, ना ही करना चाहिए। कोई पता नहीं कब मार्केट का कोई प्रेडिक्ट थोड़ी कर रुझान बदल जाए आपकी मार्केट्स का। ये बताइए कि बच्चों को बहुत कम उम्र में, और मुझे मालूम है कि आप बात इसके बारे में ज़्यादा करते नहीं, लेकिन स्कूल्स बच्चों के साथ काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं आप सिखाने में उनको, तो बच्चों को ये कैसे इंस्टिल करें उनमें कि पैसे के डिस्कशंस, क्योंकि खैर हमारी जनरेशन में तो ये माना जाता था ये बड़ों की बात है, ये हम बैंक भी अगर माता पिता जाते थे तो गाड़ी में बिठा के जाते थे कि हम बैंक जा रहे हैं, आप बैठिए यहाँ पे, बैंक बच्चों का नहीं है जगह। लेकिन
अब समय बदल रहा है, अच्छी चीज़ है कि बदल रहा है, बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। डिसिप्लिन, वो भी एक भारी भड़कम वर्ड है खासकर बच्चों के लिए। आप जैसे ही कहें डिसिप्लिन तो वो भाग जाते हैं, और इन्वेस्टमेंट है तो डिसिप्लिन का ही खेल। तो आप किस तरह से, कोई पेरेंट अगर है, खासकर कोई यंग पेरेंट है जो देख रहे हैं आपको इस वक्त, सुन रहे हैं आपको, तो उन्हें क्या कहेंगे आप कि भाई किस तरह से ये बातचीत की जाए बच्चों के साथ, किस तरह से उन्हें धीरे धीरे आप अवेयर बना सकते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, पैसों के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल। और इन्वेस्टमेंट तो बहुत बाद की बात है बच्चों के लिए। अच्छी बात यह है कि कई स्कूल्स अब काफ़ी इसको अपने फोकस करिकुलम में बिल्कुल ला रहे हैं, तो इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएँ। देखिए, अभी जैसे बात करी हमने कि आपको बच्चे से बच्चे की तरह बात करनी पड़ेगी, उसकी भाषा में बात करनी पड़ेगी, झुक कर बात करनी पड़ेगी, नहीं तो आधी बातें तो बच्चे के ऊपर से निकल जाएंगी। और फिर जो आप उसको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो पर्पस है आपका, वो तो डिफीट हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातों से शुरू करिए। जैसे आप पॉकेट मनी देते हैं अगर अपने बच्चों को, तो उसको ये बोलिए, अगर इस पॉकेट मनी में से तुम 10%, पहले तो उनको समझाइए परसेंटेज क्या होती है, डिपेंड करता है कि एज क्या है इस बच्चे की, या उसको भी सिंपल भाषा में बताइए कि अगर इसका कुछ भाग तुम अगर बचा लेते हो तो मैं भी उतना ही भाग तुमको एक्स्ट्रा दूंगा, या उसके ऊपर तुमको मैं इंटरेस्ट देना शुरू करूंगा। इंटरेस्ट अगर वो नहीं समझ पाता तो इन काइंड या इन कैश में मैं तुम्हें कुछ कंपनसेशन दूंगा, कि जो उसको लगे कि हाँ, इसका मतलब अगर मैंने निवेश करना, या निवेश तो नहीं बोलूँगा मैं, अगर मैंने कुछ डिसिप्लिन लाया, बिना डिसिप्लिन का वर्ड यूज़ किए, अगर मैंने कुछ बचा पाया अपने इस 500 रुपये, 1000 रुपये से जो भी राशि है आपकी, तो मुझे तो इतना ही पैसा और मिल जाएगा। तो उसको हमने क्या सिखाया? उसको हमने सिखाया जो पैसा बचाया उसके ऊपर आप पैसा कमाएंगे। साथ ही में उसको आपको ये भी समझाना पड़ेगा कि कुछ टास्क देनी पड़ेंगी एज रेलेवेंट, कि अगर आप ये करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा और मिलेगा। ये भी एक परिभाषा है आपकी डिसिप्लिन इंस्टॉल करने की बच्चे में, बिना कुछ बोले हुए। जैसे ही आप बोलो कि डिसिप्लिन लाना है तुम्हारे में, तो वो तो रेबल हो जाएगा। तो आइडिया क्या है कि आपको उसकी भाषा में बात करनी पड़ेगी, और जो आप जवाब देंगे उसके लेवल का जवाब देना पड़ेगा। और हमने काफ़ी नोट किया है कि पेरेंट्स जनरली या तो फिर इरिटेट हो जाते हैं, थोड़ा गुस्सा निकाल देते हैं उसके ऊपर, नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता, हम देख लेंगे। और कई बार हमने ये भी देखा है कि जो थोड़े बड़े हो जाते हैं, टीनेजर्स की बात कर रहा हूँ जैसे मैं, कि वो पेरेंट्स के पास आते हैं तो वो इतना ध्यान नहीं देते हैं, इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं उसके अंदर, जो कि गलत है। आप उसको बिठाइए, समझाइए, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपका बच्चा आपके पास आकर समझना चाहता है तो, क्योंकि मुझे पर्सनली ये लगता है कि एज अ पेरेंट यू आर द फर्स्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। और इसलिए बच्चों को तो एक्सपोज करना ज़रूरी है सूर्या, पेरेंट्स को पहले समझना चाहिए। वो एक अलग प्रॉब्लम है विवेक। मैं क्या बोल सकता कि हूँ। अगर पेरेंट्स को खुद ही नहीं पता, बिल्कुल, तो क्योंकि उन्होंने भी ये नहीं पढ़ा अपने स्कूल में, अपने ग्रोइंग अप ईयर्स में, तो उन्हें इंटरेस्ट दिखाना बहुत ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि अगर वो नहीं दिखाएंगे तो उनके बच्चों को कैसे वो ये बात समझा पाएंगे जो आप कह रहे हैं। और कई बार पेरेंट्स इसलिए नहीं कर पाते जो कि आप कह रहे हैं, क्योंकि उनकी नॉलेज लिमिटेड है, पर ये वाली बात क्या वो एडमिट करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ये कोई नहीं करता। ये कोई नहीं करता। और यही शायद एक चीज़ है जो नहीं बदली है। और मुश्किल है बदलना, पर आप कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश तो हम सब करते ही रहेंगे सूर्या, आपने तो बहुत कुछ किया। ये बताइए एक आखिरी कुछ, आपके फैंस ने भी कुछ सवाल पूछे हैं, वो पूछूंगा आपसे मैं, लेकिन एक आपसे पूछना चाहता था। आप तो डरा रहे हैं विवेक मुझे। आपने ये चाय को टच भी नहीं किया, आप इतने हेल्थ कॉन्शियस हैं, इतने फिट हैं, आपने मुझे टाइम ही नहीं दिया टच करने के लिए। इतने स्लिम ट्रिम, जब से देख रहा हूँ आपको 20 साल से, वैसे के वैसे। तो और कई फाइनेंशियल प्लानर्स कहते हैं कि हेल्थ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और तभी आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस को सबसे पहले रेकमेंड करते हैं, ना कि इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। तो ये हेल्थ कॉन्शियसनेस पे थोड़ा कुछ बताइए, क्योंकि आजकल देखते हैं यंगस्टर्स सोचते हैं फाइनेंशियल प्लानर हैं तो अरे हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे बाद में, हम पहले आप बताइए पैसे कैसे बना लें। देखिए, वो कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ।
तो जब तक हेल्थ ही नहीं बनाएंगे आप, तो वेल्थ कैसे बनेगी आपकी? तो अपने में निवेश करिए सबसे पहले, दूसरे में निवेश करेंगे पैसा कमाने के लिए। अगर आपने अपने में ही निवेश नहीं किया तो पर्पस ही डिफीटेड है आपका सारा का सारा। और आजकल तो खासकर देख रहे हैं यंग उम्र में लोगों को, खासकर कोविड के टाइम से, ऑल्सो बिकॉज ऑफ कोविड, सारे पैसे आपके ख़त्म हो सकते हैं अगर आपने अपनी हेल्थ को ठीक से ध्यान नहीं किया, रखा, ध्यान नहीं दिया और कवर नहीं किया विद हेल्थ इंश्योरेंस। तो जैसे मैंने कहा सूर्या, कई आपके फॉलोअर्स ने हमें कुछ सवाल भेजे हैं आपके लिए। व्हाट इज़ द वन पीस ऑफ एडवाइस यू वुड गिव टू टुडेज यूथ और 20-year-old हु आर जस्ट स्टार्टिंग आउट इन पर्सनल फाइनेंस? देखिए विवेक, इस कैटेगरी को तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि डोंट कम विद द सिंगुलर माइंडसेट ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। कुछ भी आपको ओवरनाइट नहीं मिल सकता, और अगर वो मिलता है तो वो मिथ है। मैं नहीं कह रहा आप पैसा नहीं कमाएंगे, ओवरनाइट कमा सकते हैं, बट क्या आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं इज समथिंग विच यू हैव टू डिफाइन। तो अगर आप लॉन्जिविटी के साथ आएंगे तो जो प्रोबेबिलिटी है आपकी इंडस्ट्री में रहने की, इन्वेस्टमेंट को सस्टेन करने की, वो मल्टीफोल्ड रहेगी। क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कंपाउंडिंग का बेनिफिट। जितनी जल्दी आप समझ जाए कंपाउंडिंग का बेनिफिट, उतने ज़्यादा सुखी रहेंगे आप। तभी कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। क्या कभी आप वॉरेन बफेट से मिले हैं और आपने उनसे क्या सीखा? देखिए, मिला तो बिल्कुल नहीं हूँ, ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त तो नहीं हुआ। गए हुए हैं उनके कॉन्फ्रेंसेस? नहीं, मैंने ऑनलाइन था मैं जब कॉन्फ्रेंस हुई थी उनकी। और हाँ, सीखने वाली बात करें तो आप, ही इज सपोज टू बी द गुरु ऑफ द फाइनेंशियल इंडस्ट्री, और सभी ने सीखा है उनसे, हमने भी सीखा है उनसे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं उनसे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता। हम बात करते हैं 3 साल 5 साल, वो बात करते हैं 50 साल। यही फ़र्क है। 13 साल की उम्र में उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू की। आपने किस उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू? देखिए, हम सीए कर रहे थे विवेक, और तब आर्टिकलशिप में इतने पैसे नहीं मिलते थे, तो हाथ थोड़ा टाइट था अगर हम ये बोलें तो। हाँ, बट आफ्टर दैट जैसे ही आई स्टार्टेड टू वर्क, आई स्टार्टेड फ्रॉम द एज ऑफ 26। स्मॉल अमाउंट्स, बट येस, कंपाउंडिंग इज़ व्हाट मैटर्स। और आप रहे उसमें निवेशित के तब मुझे अभी भी 26 ध्यान की है, उम्र अभी भी ध्यान है, में ट्रेडिंग का जुनून था आपने? मुझे अभी भी ध्यान है कि मैंने इंडेक्स फंड लिया था विवेक। अच्छा। 27 ईयर्स आई वुड बी माई एज। तब सेंसेक्स था, मुझे ध्यान है, फ्लैश कर रहा था ऑल टाइम हाई। उस दिन बजट था, ऑल टाइम हाई फ्लैश कर रहा था 2900, 2900। वो फंड मेरे पास आज भी है। और आज जिस दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस इंटरव्यू को, लगभग 77,000 पे है सेंसेक्स। बाप रे बाप। ये बताइए कि आपके फाइनेंशियल गुरु या रोल मॉडल कौन है? देखिए, आई डू फॉलो वॉरेन बुफे। ही इज़ एपिटॉम हम सबके इस इंडस्ट्री के, because of his long-term investment thought process, the clarity of thoughts he come, his partner Charlie Munger. But इसके अलावा आई थिंक अगर मैं कुछ नाम लूँ तो जैसे बेंजामिन ग्राहम है। ही taught the industry about value investing, कि value investing क्या होती है। he is supposed to be the guru of value investing. और कुछ बात करूँ, जैसे मैं पीटर लिंच, he made a differentiation of defining how a small investor can also make money, and it is not only the institutional investors or large investors. So the thought process था, उन्होंने वो चेंज किया इंडस्ट्री का। So there are so many of learnings you get from all these learned people. जितनी नॉलेज आप ले लें उतना कम है। आजकल एक और टर्मिनोलॉजी बहुत चलती है सूर्या, फायर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस टू रिटायर अर्ली, जो फिलॉसफी है, क्या आप सहमत हैं उससे? मुझे टर्म तो बड़ी पसंद है विवेक। मैं सच बताऊं तो आपको, आई लाइक दिस फायर कॉन्सेप्ट। यू नीड टू हैव फायर इन योर बेली टू डू दिस फायर। लेकिन एक बात बताइए, हमारे टाइम में भी यही होता था कि 40 साल के होंगे हम रिटायर हो जाएंगे, तब भी
फायर नहीं कहते थे, लेकिन उम्मीद तो सबकी होती थी। देखिए तब आपकी बेली में हम फायर थी विवेक। तो क्या कितने इन्वेस्टर्स की बेली में फायर है ये आप बताइए मुझे अब। ये तो बोलना कहना आसान है, लेकिन exactly, क्या आप उस पर अमल कर रहे हैं? इसका अगर invest आप कर- थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करें ना, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट है लिव फ्रूगली, सेव मोर, रिटायर अर्ली। आप रिटायर अर्ली तो होना चाहते हैं, क्या फ्रूगली लिव करेंगे? क्या सेव ज़्यादा करेंगे? इसके अंदर 60 to 70% की आपको सेविंग करनी पड़ेगी। हम कहते हैं आप 30% ही कर लीजिए सेविंग आज की डेट के अंदर। फ़र्क देखिए आप। और जो विड्रॉल होता है, हम ये बोलते हैं आप 5 से 6% के हिसाब से कॉर्पस का आप सालाना निकाल सकते हैं इन्फ्लेशन और टैक्स बचाने के बाद। इसमें बोलते हैं हम 3 से 4% निकाल सकते हैं सिर्फ। तो आपको वो कॉर्पस बनाना पड़ेगा कि आपका जो 4% है या 3% है आपका, वो आपके खर्चे को सफाइज कर ले, और वो भी तब जब आप 40, 45, 50 साल में रिटायर होना चाहते हैं। क्योंकि आज की डेट में जो आपकी लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ है वो तो बढ़ रही है ना। सो गुड टू फॉलो, गुड टू प्रीच, हार्ड टू फॉलो। एक आखिरी सवाल सूर्या मेरी तरफ से। मुझे याद है एक बार आपके साथ बैठा था मैं कई साल पहले, और आपने कुछ नंबर्स बताए मुझे कि किस तरह से बच्चों की एजुकेशन पर खर्चे बढ़ रहे हैं, और करते करते बात निकली कि लगभग अगर आप अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, तो अगर आप बचपन से लेकर पूरी एजुकेशन को कंप्लीट और बाकी जो खर्चे इधर उधर सब मिला मलू के लगभग 4 करोड़ का आंकड़ा हो जाता है। और उस दिन मेरे घर पे एक यंग कपल आए और उन्होंने कहा, हाल ही में शादी हुई थी, उन्होंने कहा 2 बच्चे हम चाहते हैं। और मैं नए नए आपसे ये फिगर सुन के आया था, तो मैंने उनसे कहा कि भाई 8 करोड़ फिर जमा कर लीजिए। ठीक है। उन्होंने वहीं पे ही कह दिया मेरे से कि नहीं, हम 1 से ही खुश हैं। तो 4 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर है, और इन्फ्लेशन अगर देखें एजुकेशन की फील्ड में तो 10 से 15% तक है। तो आप मानते हैं कि ये एक ऐसी चैलेंज है जो, और रिटायरमेंट, मुझे याद है आपने मुझे एक आंकड़ा एक बार बताया था कि अगर आपको 3 लाख भी चाहिए इन्फ्लेशन एडजस्टेड, 3 लाख जब आप रिटायर हों, तो लगभग 10 करोड़ का कॉर्पस आपके पास होना चाहिए। आपकी उम्र के हिसाब से ऑफ कोर्स ये चेंज हो सकता है, लेकिन ये बड़े नंबर हैं, ये छोटे नंबर नहीं है, लेकिन अचीवेबल है, डूएबल है। आपको इनको भागों में बांटना पड़ेगा। जैसे ही आप सोचते हैं 20 से 25 साल, वो नंबर आंकड़े बहुत बड़े लगते हैं विवेक, पर जैसे ही आप उसको 3-3, 4-4 साल की पॉकेट्स में बांटेंगे, वो नंबर डूएबल होते हैं और अचीवेबल होते हैं। जहाँ इन्फ्लेशन एक प्रॉब्लम है, कंपाउंडिंग एक बेनिफिट है। तो उसको काउंटर को करने के लिए आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना पड़ेगा। आप बोले इसको मैं ओवरनाइट कर लूँ, 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, उसके बाद क्या करेंगे? तो कॉन्टिन्यूटी और गोल को अचीव करने के लिए आपको एक सिस्टमैटिक रूट से, डिसिप्लिन रूप में चलना पड़ेगा। सवाल तो बहुत हैं सूर्या, समय कम है हमेशा की तरह, लेकिन थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट, आप आए, प्लेजर ऑलवेज, मुझसे बात की आपने, बहुत प्लेजर बहुत ऑलवेज, धन्यवाद। थैंक यू।